अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को स्नैक बाइट हो जाए या सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं और आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 1. आप बाइट मार्क के ऊपर एक टाइट कपड़ा या रस्सी बांध देंगे। 2. आप बाइट वाले स्थान को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट कर देंगे, जैसे नाइफ या ब्लेड। 3. आप बाइट वाली जगह से वेनम को सक कर लेंगे। 4. आप बाइट वाली जगह को इमोबिलाइज करके कोई स्प्लिंट लगा देंगे। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप यह वीडियो देखें और उसके बाद ये पता करें कि क्या आप सच में सही कर रहे थे या आपकी वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो सकता था। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्नैक बाइट क्या होती है, वेनम क्या चीज़ है, स्नैक बाइट की वजह से मरीज की डेथ क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज है, यह एंटी स्नैक वेनम क्या होता है, और अगर आपके सामने कोई स्नैक बाइट हुई है तो आपको क्या करना है। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और यह इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं इरशाद भाटी। आज हम स्नैक बाइट के बारे में बात करेंगे। स्नैक बाइट आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप स्नैक के साथ छेड़खानी ना करो और उसको प्रोवोक ना करो। इसलिए स्नैक बाइट उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो स्नैक के हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज़ में है, जैसे फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स। अगर आप हकिंग और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो भी स्नैक बाइट का रिस्क होता है। ऐसे तो स्नैक्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। इंडिया में मोर देन 300 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई है, लेकिन 4 मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। ये है कोबरा, रसल वाइपर, सॉस स्केल्ड वाइपर और क्रैथ। वैसे तो स्नैक छेड़छाड़ करने पर ही काटता है, लेकिन क्रैथ एक ऐसा स्नैक है जो सोते हुए इंसान को काट जाता है। जो लोग ज़मीन पे सोते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनमें क्रैथ के काटने की बड़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है और यह काट के चला जाएगा और यह अपने लोकल साइट पे कोई मार्क ब्लीडिंग पेन भी नहीं छोड़ता है। स्नैक बाइट में क्या होता है, क्यों मरीज की स्नैक बाइट की वजह से डेथ हो जाती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं वेनम जहर क्या चीज़ है स्नैक का। ये जो स्नैक वेनम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे शरीर में सेल्स की डेथ कराते हैं, तो ये लोकल साइट जहां उसने काटा वहां पे सेल्स की डेथ कराएंगे। इसके बाद ये ब्लड के थ्रू जाएंगे और अलग अलग ऑर्गन्स में सेलुलर डेथ करके उसको अफेक्ट करेंगे। तो स्नैक बाइट के जो साइन सिम्टम्स हैं वो एक लोकल होते हैं कि मरीज को उस जगह पे क्या हुआ जहां स्नैक बाइट हुई, और दूसरे उस वजह से होते हैं कि जब वह वेनम हमारे ब्लड में चला गया तो हमारे शरीर में क्या हुआ। लोकल साइनन में क्या होगा कि आपको फ्लैंक मार्क दिखेगा उस काटी हुई जगह में, वहाँ पे सूजन होगी, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी, वहाँ पेन हो रहा होगा। कई स्नैक जैसे क्रैक मैंने स्टार्टिंग में बताया, इससे कई बार कोई भी लोकल साइन नहीं आ रहे होते, और कोबरा के काटने से लोकल साइन इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि मरीज का पूरा पैर, हाथ, जो भी लिम्ब होगा वो सूज के टेंस हो जाता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। वो इतना टेंस हो चुका होता है, धीरे धीरे वो एरिया सड़ने या ख़राब होने लगता है। तो कई बार कोबरा के काटने की वजह से मरीज का वो लिब ऑपरेट तक करना पड़ जाता है। अब शरीर में क्या होगा, जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला जाएगा तो ऐसे तो मरीज आपको कंप्लेन करेगा कि उसे चक्कर से आ रहे हैं, उसके आंखों के सामने धुंधला हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही है, बुखार हो रहा है। लेकिन ये तो जनरल सिम्टम्स है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो अलग अलग स्नैक के काटने से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो स्नैक जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनका जहर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और दूसरे जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, जिनका जहर हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नैक्स हैं उसमें क्रैथ और कोबरा आते हैं। तो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या चीज़ है, कैसे ये ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ही वो वेनम आपके ब्लड में जाएगा वो हमारे शरीर की हर एक मसल को पैरालाइज करना शुरू कर देगा। तो मरीज को धुंधला दिखने लगेगा, धीरे धीरे डिप्लोपिया मतलब आंखों से हर ऑब्जेक्ट 2-3 दिखेगा क्योंकि आंखों की मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर मरीज को खाना खाने में परेशानी होने लगेगी, बोलने में परेशानी होने लगेगी, धीरे धीरे उसके हाथ पैर में झुनझुनी और कमज़ोरी आने लगेगी, और यह धीरे धीरे हमारी सांस लेने की मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा। मरीज सांस नहीं ले पाएगा और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये हुआ हमारा न्यूरोटॉक्सिक स्नैक। और जो कार्डियोटॉक्सिक स्नैक होता है जो हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है, वाइपर, उसमें क्या होता है, उसमें मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी किडनी फेल होने लगती है, उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है शरीर में, उसके शरीर में धब्बे जिसे पिचियल रेसेस कहते हैं वो बनने लगते हैं। मरीज अल्टीमेटली शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्नैक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है? स्नैक बाइट ट्रीटमेंट में हम एएसवी एंटी स्नैक वेनम देते। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जितना जल्दी एएसवी दोगे मरीज के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइव करने के। तो यह एएसवी एंटी स्नैक वेनम क्या चीज़ है? नाम ही बता रहा है, एंटी यानी अगेंस्ट, स्नैक वेनम यानी सांप के जहर के। तो ये इसमें क्या करते हैं?
सबसे पहले सांप के मिल्किंग करके वैनम बाहर निकालते हैं। आपने वैनम निकाल लिया। ये इंस्टीट्यूट होते हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं जो ये प्रोसेस करते हैं ASV बनाने की। वो वैनम बाहर निकालने के बाद में उसे डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है। उसके बाद वो दूसरे जानवरों में, हॉर्स में, शीप में, गोट में इंजेक्ट करते हैं। अब जब दूसरे जानवर के शरीर में वैनम आएगा तो उसकी बॉडी कुछ रिस्पांस शो करेगी और वो उस वैनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हम उस जानवर का ब्लड या फिर जिसको हम सीरम कहते हैं वह लेते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज निकालते हैं और वह ह्यूमन को या इंसान को स्नैक बाइट होने पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जो भी वैनम शरीर में आया है उसको बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज़ को एंटी स्नैक वैनम दोगे उतना जल्दी वो वैनम सांप का न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उतना कम असर मरीज़ को आएगा। ये जो एंटी स्नैक वैनम बनता है यह इन्हीं 4 स्पीशीज के स्नैक्स के वैनम के थ्रू बनता है, क्रेथ, रसल वाइपर, सॉस्किल्ड वाइपर एंड कोबरा। क्योंकि इन्हीं चारों की वजह से हाईएस्ट मोर्टलिटी है, तो इंडिया में जो भी ASP अवेलेबल है जिसे हम पॉलीवेलेंट ASP कहते हैं वो इन्हीं 4 जाति के सांपों के जहर से बना हुआ है। ये तो रही एंटी स्नैक वैनम की बात। लेकिन अगर मरीज़ को ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट आ गया है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है? अगर मरीज़ को जो भी सिम्टम्स आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज़ को पैरालिसिस होने लगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा जाता है। अगर मरीज़ के शरीर में ब्लीडिंग होने लगी तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर BP कम हो रहा है तो BP बढ़ाने की दवाएं दिए जाती है। अगर मरीज़ शॉक में जा रहा है तो उसके ऑर्गन सपोर्ट दिए जाते हैं। और यह सारा सिस्टम तब तक कंटिन्यू रखते हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम, जब तक कि मरीज़ के शरीर में टॉक्सिन का इफेक्ट चला ना जाए। ये जो न्यूरोटॉक्सिक मीन्स ब्रेन को अफेक्ट करने वाले पॉइजन होते हैं, इसमें जनरली मरीज़ सर्वाइव करता है क्योंकि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रख दिया। जैसे ही मरीज़ का वैनम का इफेक्ट उसके शरीर से गया उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, वह ठीक हो जाता है। ज़्यादातर डेथ जो मरीज़ की होती है वह वास्कुलोटॉक्सिन या कार्डियक टॉक्सिक वैनम की वजह से होती है। क्योंकि इसमें एक बार ब्लीडिंग हो गई, किडनी फेल हो गई तो जनरली उसे मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके सामने किसी को स्नैक बाइट होता है। सबसे पहले आप उसे रिलेश करें कि 70% ऑफ स्नैक बाइट बिना जहर वाले सांपों की वजह से होती है, और जो 30% पॉइजनस स्नैक है जिनकी वजह से स्नैक बाइट हो रही है उसमें से भी सिर्फ 50% स्नैक्स ही अपना वैनम इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी ओवरऑल स्नैक बाइट होती है उसमें से सिर्फ 15% है जिसमें मरीज़ को टॉक्सिसिटी या सांप का जहर उसके शरीर में एंटर करेगा। उसके बाद आपको मरीज़ को तुरंत इमोबिलाइज कर देना है। आप तुरंत उसे लिटा दें और जिस भी लिम्फ में सांप ने काटा है उस लिम्फ को इमोबिलाइज कर दें विथ द हेल्प ऑफ अ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होती है? कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेकर के उस लिम्फ को रस्सी से बांध दे ताकि वो लिम्फ बिल्कुल मूव ना करे, जैसा कि हम फ्रैक्चर होने पर अपनी हड्डी के साथ करते हैं। प्लास्टर लगा के उसको बिल्कुल इमोबिलाइज कर देते हैं। ऐसा ही आपको करना है। मरीज़ को बिल्कुल सीधा लेटा देना है और तुरंत हॉस्पिटल लाएं क्योंकि आप जितना जल्दी ASP दिलाओगे मरीज़ को उतना ज़्यादा उसके सर्वाइवल के चांसेस हाई होंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। फर्स्ट कि मरीज़ को किसी भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, झाड़ फूंक, ओझा यहाँ कहीं नहीं लेकर के जाना है, इससे कोई हेल्प नहीं होती है। सेकंड, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल के लिए रश करना है। मरीज़ को चलने नहीं देना है, मरीज़ को मोबाइल नहीं करना है, उसे भागने नहीं देना है, उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोबाइल करिए। जहाँ पर स्नैक बाइट हुई है उस एरिया को काटना या फिर वो वैनम सक करना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाइट वाले एरिया के ऊपर कोई भी टाइट कपड़ा, रस्सी, ऐसा कुछ नहीं बांधना है। ऐसा करने से मरीज़ को हार्म होता है, यहाँ तक कि वहाँ ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है और वो एरिया और डिस्ट्रॉय होने लगता है। मरीज़ को अल्कोहल या शराब बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आप उसे अल्कोहल दे दोगे तो जो वैनम है वह और स्पीड से ब्लड में रिलीज होने लगेगा और मरीज़ और गंभीर हो जाएगा। सांप की क्या जाति है, कौन सी स्पीशीज है, यह आइडेंटिफाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ASV एंटी स्नैक वैनम होता है वह ऑलरेडी 4 प्रजाति के स्नैक्स जो हमने पहले ही बताए जिनसे सबसे ज़्यादा डेथ का रिस्क होता है वो उनसे बनती है। तो वो ऑलरेडी कई स्पीशीज कवर कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्पीशीज के सांप ने काटा है, क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में आपको जो भी ASV मिलेगा वो इन्हीं 4 स्पीशीज का मिलेगा। आप बच कैसे सकते हैं स्नैक बाइट से? 2-4 बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने से हम बहुत सारा स्नैक बाइट अवॉइड करते हैं। जो लोग डायरेक्टली ज़मीन पे नीचे सोते हैं वो एक सिंपल मच्छरदानी का यूज़ करें। आपने किन्हीं को सोते देखा है आपके आसपास तो उन्हें बताएं कि कुछ सिंपल मॉस्किटो मिनट लगाएं जिससे स्नैक उनके बेड तक नहीं पहुंचेगा। बिस्तर में सोना प्रेफर करें। अगर आप बाहर आउटिंग या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि आप लॉन्ग बूट्स पहने ताकि बाइट ना हो।
या फिर सिंपल एक लकड़ी या स्टिक लेकर के आप जहां चल रहे हैं उसके आगे आप टैप करते हुए चल, ताकि अगर वहां कोई स्नैक है तो वह ऑलरेडी वहां से हट जाए। पत्थरों के नीचे या ऐसी कोई जगह जहां पर स्नैक का छुपा होने की हाई प्रोबेबिलिटी, उन सारी जगहों से छेड़छाड़ ना करें और सांपों के साथ बिल्कुल ना खेलें। होप कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आपको मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मुझे बताएं और यह भी बताएं कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली। क्या आपका पहले का आंसर ऑलरेडी सही था या गलत था और आपकी कुछ नॉलेज इंप्रूव हुआ। आई होप कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।